बहुत सारे टॉपर से हम लोगों ने ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने एनसीईआरटी के ही बल पर एनसीईआरटी के दम पर यूपीएससी की परीक्षा पास की है या एनसीईआरटी के बिना यह परीक्षा पास नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपर्स हम लोग ऐसे भी देखते हैं जो ये कहते हुए भी मिल जाते हैं कि उन्होंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो इसी के बीच बहुत बड़ी छात्र छात्राओं की संख्या ऐसी होती है जो एनसीईआरटी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं या पढ़ते भी हैं तो केवल एक सामान्य बुक की तरह, नॉर्मल बुक की तरह की केवल रीडिंग करते हैं, उसको केवल पढ़ जाते हैं। जबकि कई बार हम लोग जो प्रश्न पत्र हैं यूपीएससी के, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हम लोग विश्लेषण करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से एक बात समझ चुके हैं कि जो अप्रोच यूपीएससी जिस अप्रोच की डिमांड करता है, यानी कि क्वेश्चन देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि यूपीएससी एक विशेष विश्लेषण क्षमता, एक तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता की एक डिमांड करता है और वही सब कुछ डेवलप करने का काम एनसीईआरटी करती है। ये हम लोग अपने पिछले सेशंस में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो ये कैसे जानेंगे कि एनसीईआरटी किस प्रकार के छात्र छात्राओं के, किन लोगों के लिए पढ़ना अनिवार्य है, जैसा आज का हमारा सेशन का जो विषय, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट रहा है। तो सबसे पहली बात यही कि अगर आपके अंदर ये क्षमताएं हैं, यानी आपके अंदर विश्लेषण क्षमता है, तार्किक क्षमता है, इमेजिनेशन पावर है, तो आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ें तो ये चल सकता है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्षमताएं हमारे अंदर हैं या हमारे अंदर ये क्षमताएं नहीं हैं? तो हम लोग यही जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ही हमेशा यही रहता है कि आपको एक तर्कशील, विवेकशील, एक विश्लेषण क्षमता युक्त व्यक्ति बनाया जाए, एक अच्छे नागरिक के रूप में बनाया जाए। इसीलिए हम सभी लोग जानते हैं कि क्लास 6, 7th, 8th से ही हम लोगों को ऐसे लिखाना शुरू कर दिया जाता है, निबंध। निबंध का उद्देश्य ही होता है कि हम लोग सोचें, समझे, अपने दिमाग का यूज करें। तो क्लास 6, 7 से ही हम लोग जानते हैं कि हाँ, काऊ पर निबंध, गाय पर निबंध था, अपने बेस्ट फ्रेंड पर यानी अपने जो प्रिय मित्र पर निबंध था, अपने बेस्ट जो टीचर हैं, अपने जो सबसे अच्छे लगने वाले जो बेस्ट शिक्षक के रूप में हैं, उन पर खूब हम लोग ऐसे लिखा करते थे। तो उनका उद्देश्य यही होता है, आज भी वही होता है। आपको इस बात को परखना कैसे है कि ये क्षमताएं आपके अंदर हैं या नहीं है, और अपने आप से आपको मूल्यांकन करना है। अपने आसपास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो 2 साल 4 साल तैयारी भी कर चुके हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई भी कर चुके हैं। इसके बावजूद अगर आप उनसे ये कह देंगे कि आप कुछ टॉपिक दीजिए कि आप इन पर 200 शब्द लिखिए या ऐसे लिखिए, जैसे कि चुनाव, निर्वाचन शब्द आप दे दीजिए, न्यायपालिका दे दीजिए, धर्म, जैसे टॉपिक उठाकर आपने दे दिया, तो बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं जो तुरंत लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे या तुरंत इसमें लिख देंगे। यही होती है आपकी विश्लेषण क्षमता, तार्किक क्षमता, जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये ऑलरेडी है तो फिर एनसीईआरटी अनिवार्य नहीं भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें जरूर होती है, निश्चित तौर पर होती है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उन्हीं में कुछ यहाँ पर शर्तें रखी हुई हैं। पहले हम लोगों ने जो वही उदाहरण, आप अपने आप का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं, ऐसे लिख कर देख सकते हैं कितना आपके अंदर विश्लेषण है, समाज को सब। और ये क्यों किया जाता है? ताकि आपको बड़े बड़े निर्णय करने हैं, फैसले लेने हैं, तो वो फैसले तभी आप ले पाएंगे जब आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता होगी। आप कई डायमेंशन से एक टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, तब आपका फैसला अच्छा माना जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ये कई जो पॉइंट है, मुख्य रूप से 4 जो पॉइंट हैं, ऐसे छात्रों को निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं में पहला पॉइंट है कि जो यूपीएससी की तैयारी एकदम जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, यानी उनको 2026 में, 27 में, 28 में जाकर उनको एग्जाम देना है, और अभी वो केवल मन बना रहे हैं कि हमें तैयारी शुरू करनी है। निश्चित 100% रूप में उन लोगों को एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत सोच समझकर, बहुत समझते हुए, मतलब टॉपिक को बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उन लोगों के लिए तो एकदम मस्ट है। अगला हम लोगों देखेंगे किस तरीके के छात्रों को पढ़ना है। दूसरा ही, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो, और कोचिंग संस्थान भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी कोचिंग संस्थाएं होनी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में हम लोग देखते हैं कि लोग कोचिंग करके आ जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करके आ जाते हैं, फिर भी ये क्षमताएं उनके अंदर नहीं होती हैं। और ये आप खुद परख सकते हैं कि आपके आसपास जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं,
अगर मित्र हैं, भाई बहन है, उनसे आप कहिए कि आप इस टॉपिक पर अपने सामने निबंध लिखाइए, इस टॉपिक पर लिखाइए 200 शब्द, तो अच्छे अच्छे लोगों की आप देखेंगे हालत खराब हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, तो ये इन दो तरीके के छात्र छात्राओं को तो लगभग मस्ट है कि इनको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, सोच समझ के बहुत अच्छे से, गहनता से पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही सब कुछ आपकी आपका जो न्यू है, आपका जो बेस है, आपकी रूट्स है, फंडामेंटल, यही तैयार करने का काम करते हैं। आगे फिर आपको केवल एक तरीके से ये मान के चलिए, उसको अप्लाइड फॉर्म में आपको जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। समय के साथ आप उसमें, हम लोग देखें कि करंट अफेयर्स वगैरह जोड़ते जाते हैं, उसी से वैल्यू एडिशन होता जाता है, वो अपने आप तैयार होता चलता है, अगर आपका अप्रोच इस हिसाब से चलता है। अगला हम लोग पॉइंट क्या देखेंगे? अगर आपने बचपन में क्लास 6 7, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लेकिन ये बहुत कम संख्या में होते हैं कि जिन्होंने हमेशा गंभीर पढ़ाई की है। क्लास 6 7 8 9 10 सभी में उन्होंने हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ा था, मतलब सोशल साइंस अच्छी तरीके से पढ़ा था, साइंस अच्छी तरीके से पढ़ा था। और कई लोगों का वास्तव में दिमाग बहुत अच्छा होता है कि हो सकता है उनको वही एक पैटर्न उनके दिमाग में बना हो, वो अभी भी अगर उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो समझ उनके अंदर रहती है, ये संभव है। तो अगर इतनी समझ आपके अंदर है, तो जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी आप प्रेफर करें, अन्यथा आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और ये लगभग सभी लोग होते हैं जिनको बचपन में ये पढ़ी हुई चीजें बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में याद नहीं रहती हैं, उनका पैटर्न दिमाग में नहीं रहता। अगला वही पॉइंट है कि अगर आपकी एनालिसिस पावर बहुत अच्छी है, तो आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस टॉपिक को समझ जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, हम लोग चाहे लक्ष्मीकांत उठा के पॉलिटी के लिए देखें, चाहे स्पेक्ट्रम देखें मॉडर्न इंडिया के लिए, या कोई भी बुक हम लोग देखेंगे, वहां हम लोग देखते हैं कि टॉपिक को अप्लाइड फॉर्म में देता है, उसके फैक्ट देता है, सीधे सीधे उसके टॉपिक के ही विषय में बात किया जाता है। लेकिन हम लोग अपने एनसीईआरटी के सेशंस में ये देख चुके हैं कि सबसे मेन चीज होती है एक अप्रोच तैयार करना, उसकी भूमिका तैयार करना, आपके दिमाग में एक पैटर्न, एक सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। और ये सारी बातें यूपीएससी के किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए कि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं, रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको तार्किक क्षमता, विश्लेषण क्षमता, इमेजिनेशन पावर विकसित करनी ही पड़ेगी, अगर यूपीएससी का सपना आपको पूरा करना है तो ये कुछ पॉइंट हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए निश्चित तौर पर एनसीईआरटी। और ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा सा भी डाउट होता है कि अगर मुझे ये टॉपिक है, इसका बैकग्राउंड मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, इसका पैटर्न नहीं दिमाग में बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं बन रही है, तो आपको एनसीईआरटी निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अद्भुत क्षमताओं से युक्त हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, टॉपिक उठाया, अगर आप पढ़ रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप पढ़ते हैं, और आपको लग रहा है कि ठीक है, आपको माइनर जो बारीकियां छोटी छोटी हैं वो सारी समझ में आती हैं कि इस स्वदेशी आंदोलन से क्या अंतर था, फिर असहयोग आंदोलन से इसमें क्या अंतर था, भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताओं से क्या अंतर था, इस टाइप की अगर क्लैरिटी अगर समझ में आ जाती है आपको सीधे बुक से पढ़कर, फैक्ट पढ़कर, तो आपको जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की। पॉलिटी में अगर आप ये जानते हैं कि ठीक है निर्वाचन होता है, क्यों होता है, अगर आप सिर्फ ये पढ़ते हैं कि चुनाव आयोग होता है, तो चुनाव आयोग का क्या कार्य होता है, आज कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए होना चाहिए, प्रजा की रक्षा के लिए होना चाहिए, तो निष्पक्ष चुनाव है, रेगुलर चुनाव है, इस तरीके का अगर आपके अंदर क्षमताएं ऑलरेडी हैं, तो आप एनसीईआरटी साइड भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको एनसीईआरटी निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। यही आज का सेशन था। थैंक यू।